नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं मुसव्विर सर और आप देख रहे हैं मुसव्विर साइंस क्लासेस। अगर आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं, बिहार बोर्ड 2027 की तैयारी कर रहे हैं, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन, जो आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी की में काफ़ी मदद करेगी। इस वीडियो की हर प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए जाएंगे। पहले आप खुद सही उत्तर सोचिए, बाद में हम सही उत्तर जानेंगे। तो तैयार हो जाइए अपनी साइंस की तैयारी को और मजबूत करने के लिए। चलिए बिना समय गवाए आज की क्लास को हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि आप यहाँ पे हम करने वाले हैं क्या, 50 वीवीआई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 में जो है उसके लिए क्या है कि एग्जाम की तैयारी के लिए क्या होती है कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। इसीलिए आप देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। पहला सवाल क्या है कि बल का एसआई यूनिट क्या होता है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए यहाँ पे क्या है कि जूल भी है, जूल है पहला में, और बी में क्या है न्यूटन, सी में क्या है वॉट, और डी में क्या है पास्कल। तो क्या होगा कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होता है, यह न्यूटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूटन। ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। क्या होता है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, बताइए। वोल्ट होता है, वोल्ट होता है, या ओम होता है, या एम्पियर होता है, या वॉट होता है। बताइए विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। सी का राइट आंसर हो जाएगा। सी का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। सी का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आप तीसरा में क्या है कि विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक या एम्पियर है, या वोल्ट है, या ओम है, या कुल्लम है। क्या होगा, विद्युत विद्युत विभवांतर का एसआई यूनिट क्या होगा। विद्युत विद्युत विभवांतर का एसआई यूनिट क्या होगा, वोल्ट होगा। विद्युत विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। आप यहाँ पे क्या है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, या एम्पियर होता है, या ओम होता है, या वॉट। क्या होगा, बताइए प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। अब 5 नंबर में क्या है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। यह जूल होता है, या वॉट होता है, या ओम होता है, या कुल्लम होता है। क्या होता है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है वॉट। क्या होता है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वॉट होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा, वॉट होगा। अब आगे देखिए, विद्युत यहाँ पे क्या है कि 6 नंबर में है, विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक क्या होता है। विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक इकाई क्या है। विद्युत विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक इकाई क्या है। जूल है, या वॉट है, या किलो घंटा है, या न्यूटन है। क्या होगा, विद्युत ऊर्जा की व्यवसायिक इकाई क्या होता है। क्या हो जाएगा, किलो वॉट घंटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किलो वॉट घंटा हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक क्या हो, व्यवसायिक इकाई क्या होता है, किलोवाट घंटा होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ओम के नियम किससे संबंधित है। 7 नंबर में क्या है कि ओम का नियम किससे संबंधित है, प्रकाश, या विद्युत धारा, या ध्वनि, या ऊष्मा। किससे संबंधित है, ओम का नियम किससे संबंधित है। किससे संबंधित है, विद्युत ओम का नियम किससे संबंधित है, ये विद्युत धारा से संबंधित है। किससे संबंधित है, विद्युत धारा से संबंधित है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है, उत्तल लेंस, या अवतल लेंस, या बेलनाकार, या समतल। क्या होगा कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है। मानव नेत्र में क्या होता है, इस प्रकार का उत्तल प्रकार की क्या होती है, लेंस होती है। उत्तल लेंस क्या होते हैं, मानव की नेत्र में होते हैं। मानव की नेत्र में होते हैं। अब अन्ना नंबर में क्या है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है कि क्या है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, या अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, या द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है, या समतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्या होगा, बताइए। क्या होना चाहिए कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्या हो जाएगा कि अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्या हो जाएगा, ना का बी हो जाएगा।
अब 10 नंबर में क्या है कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस या उत्तल लेंस या समतल लेंस या कोई नहीं? बताइए क्या होगा? दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। तो क्या होगा कि इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। 11 नंबर में क्या है कि प्रकाश की चाल क्या है? प्रकाश की चाल निर्वात में लगभग कितनी होती है? प्रकाश की चाल निर्वात में लगभग कितनी होती है? यह 3.3 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड होता है, या 3 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकंड होता है, या 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड होता है, या 3 इंटू 10⁻9 मीटर पर सेकंड होता है। नहीं, कितना होगा कि जो प्रकाश की जो चाल होती है वो निर्वात में कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ये इसका आंसर हो जाएगा क्या? सी। अब देखिए यहाँ 12 नंबर में क्या है? 12 प्रकाश का रंग किस कारण दिखाई देता है? प्रकाश का रंग किस कारण दिखाई देता है? परावर्तन के कारण या अपवर्तन के कारण या तरंग दैर्ध्य के कारण या दबाव के कारण? क्या होगा बताइए कि प्रकाश का रंग किस कारण दिखाई देता है? वो तरंग दैर्ध्य के कारण दिखाई देता है। किसके कारण दिखाई देता है? तरंग दैर्ध्य के कारण हमें प्रकाश के क्या है कि प्रकाश का रंग किस कारण दिखाई देता है? वो तरंग दैर्ध्य के कारण हमें क्या होता है? दिखाई देता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? अब आगे देखिए 13 नंबर में क्वेश्चन क्या है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में क्वेश्चन क्या है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 5 होते हैं, 6 होते हैं या 7 होते हैं या 8 होते हैं? बताइए कितना होता है? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। हो जाएगा आंसर इसका क्या? सी हो जाएगा। आप यहाँ पे क्या है कि 14 नंबर में प्रकाश के 7 रंगों में सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किस रंग का होता है? क्या है कि प्रकाश के 7 रंगों में सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किस रंग का होता है? बैंगनी का होता है, या नीला का होता है, या हरा का होता है, या लाल का होता है? किसका होता है बताइए? प्रकाश के 7 रंगों में सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किस रंग का होता है? बताइए किस रंग का होता है? क्या होगा कि प्रकाश में क्या होता है कि इसकी लाल का तरंग दैर्ध्य क्या होता है कि सबसे अधिक होता है। किसका? लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है? सबसे अधिक होता है। अब क्या है कि 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि 15 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रकाश के 7 रंगों में कम तरंग दैर्ध्य सबसे कम तरंग दैर्ध्य किस रंग की होती है? प्रकाश के 7 रंगों में सबसे कम तरंग दैर्ध्य किस रंग का होता है? लाल का होता है, या पीला का होता है, या बैंगनी का होता है, या हरा का होता है? बताइए प्रकाश के 7 रंगों में सबसे कम तरंग दैर्ध्य किस रंग का होता है? बताइए किस रंग का होता है? बैंगनी रंग का होता है। किसका रंग का होता है? बैंगनी रंग का क्या होता है कि इनमें 7 में से इसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है? सबसे कम होता है। क्या हो जाएगा? 15 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब देखते हैं 16 नंबर में क्या है कि 16 नंबर में है क्या कि 16 नंबर में क्या है कि विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? ये क्या है कि विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने की? न्यूटन, या ओरिस्टेड, या आइंस्टीन, या फ्राइडे? कौन किया था बताइए? कौन किया था कि ये क्या है कि विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने की थी? न्यूटन न्यूटन ने किया था, या ओरिस्टेड ने किया था, या आइंस्टीन ने किया था, या फ्राइडे ने किया था? कौन किया था? ओरिस्टेड ने किया था। क्या विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? ओरिस्टेड ने किया था। यहाँ तक पता चल गया होगा। अब आइए हम 17 नंबर में देखते हैं 17 नंबर में क्या है। 17 नंबर में क्या है कि विद्युत विद्युत मोटर किस ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है? क्या है कि विद्युत मोटर किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या कर देता है? बदल देता है। क्या है? यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक में, या विद्युत में, या रासायनिक में, या सौर में? बताइए 17 का क्या होगा कि विद्युत मोटर किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या कर देता है? बदल देता है। या यांत्रिक में बदल देता है, या विद्युत में बदल देता है, या क्या करता है? रासायनिक में बदल देता है, या क्या करता है? सौर में बदलता है। बताइए 17 का क्या होना चाहिए? 17 का क्या होगा कि ये जो विद्युत मोटर है ना, ये किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है? ये विद्युत को क्या कर देता है? यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, परिवर्तित कर देता है। अब आगे क्या है कि जनरेटर किस ऊर्जा क्या है यहाँ पे कि जनरेटर किस ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में बदलता है? जनरेटर किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या कर देता है? बदल देता है। क्या करता है कि जनरेटर
किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है? ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन ए में क्या है विद्युत, ये दूसरे में क्या है यांत्रिक, और तीसरा में क्या है प्रकाश, और 4 नंबर में क्या है ध्वनि। क्या होगा बताइए? 18 नंबर का क्या होना चाहिए कि जनरेटर किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है? यांत्रिक ऊर्जा को क्या कर देता है? ये विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। 19 नंबर में क्या है कि विद्युत विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले उपकरण क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? मोटर कहते हैं, या जनरेटर कहते हैं, या प्रतिरोध कहते हैं, या बल्ब कहते हैं? क्या है क्वेश्चन? क्या है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले उपकरण को उपकरण को क्या कहते हैं? उपकरण को क्या कहते हैं? 19 नंबर में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? उपकरण को क्या कहते हैं? हम जनरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? जनरेटर। जनरेटर क्या करता है कि ये विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जनरेटर कहते हैं। मतलब क्या है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले उपकरण को जनरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? जनरेटर कहते हैं। अब 20 नंबर में देखिए, 20 नंबर में क्वेश्चन क्या है कि फ्यूज फ्यूज तार किस धातु की मिश्र धातु से बनाया जाता है? फ्यूज तार किस धातु के मिश्र धातु से बनाया जाता है? तांबा, या लोहा, या टीन और सीसा, या एल्युमिनियम? किससे बनाया जाता है? फ्यूज क्या है क्वेश्चन की फ्यूज तार किस धातु की मिश्र धातु से बनाया जाता है? पहला क्या है? ए में क्या है? तांबा, बी में क्या है? बी में हो जाएगा क्या? लोहा, बी में क्या है? लोहा, और सी में क्या है? सी में टीन और सीसा, और डी में क्या है? एल्युमिनियम। क्या हो जाएगा कि फ्यूज जो होता है ना वो टीन और सीसा की मिश्र धातु से क्या होता है? बना होता है। किससे बना होता है? टीन और सीसा की मिश्र धातुओं से बना होता है। अब आगे देखिए 21 नंबर में क्या है? 21 नंबर में क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ का निर्माण होता है। क्या रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ का निर्माण होता है? हाँ या नहीं, या कोई नहीं, या क्या है कि केवल गैस में? क्या है कि पहला ऑप्शन क्या है? हाँ या नहीं, या कभी नहीं, या केवल गैस में? क्या होगा कि रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ का निर्माण होता है। क्या होता है कि अगर आपको हम पहले भी बताए हैं कि जैसे हम क्या करते हैं वाटर बनाते हैं, तो क्या करते हैं कि उसमें अभिकारक भी होता है और प्रतिफल भी होता है। उनमें क्या होता है? अभिकारक होता है। हाँ होता है। क्या होगा? ये हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ का निर्माण होता है। 22 नंबर में क्या है कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का अभिक्रिया है? लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का अभिक्रिया? ऑप्शन क्या है कि पहला में क्या है? अपक्षयन अभिक्रिया है, या ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, या उदासीनीकरण अभिक्रिया है, या विस्थापन अभिक्रिया है? कौन सा अभिक्रिया है? लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का अभिक्रिया है? लोहे पर जंग लगना ये क्या होगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। 22 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब 23 में क्या है कि अम्ल का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? अम्ल का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? पहला में क्या है कि 7 से कम, या 7, या 7 से अधिक, या 14? क्या होगा कि अम्ल का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? अम्ल का पीएच मान क्या होता है कि 7 से कम होता है। देखिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं क्या होता है कि जैसे यहाँ से हम ले लेते हैं, ये यहाँ पे 1 दे देते हैं, और यहाँ पे क्या कर देते हैं? 14 देते हैं। 1 से 14 तक लेते हैं, और बीच में क्या कर देते हैं? 7 कर देते हैं। बीच में जो स्वाद रहता है ये क्या होता है? यहाँ पे न्यूट्रल होता है, ना ही अम्ल होता है, ना ही क्या होता है? क्षार होता है। अम्ल से क्या होता है? नीचे जितने भी होते हैं ये क्या होते हैं? एसिड होते हैं। ये क्या होते हैं? एसिड होते हैं। और यहाँ पे जो होते हैं वो क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। मतलब ये कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं होता। और इससे ऊपर 7 से जो अधिक होता है ये क्या होते हैं? बेस होते हैं। क्या होते हैं? बेसेस होते हैं, मतलब क्षार होते हैं। क्या है कि यहाँ पे पूछा गया क्या है कि अम्ल का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? यहाँ पे क्या है कि 7 से कम जितने भी है ये सब सारे क्या हो जाएंगे? अम्ल हो जाएंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब क्या है 24 नंबर में क्षार का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? अभी बताएं कि क्षार का पीएच मान सामान्यतः कितना होगा? क्षार का पीएच मान सामान्यतः कितना होगा? 7 से कम, या 7, या 7 से अधिक, या 0? क्या होगा? 7 से अधिक हम बताए थे अभी जस्ट। क्या होता है कि 7 से जो कम रहता है उनका पीएच मान क्या होता है? 7 से वो कम होता है वो क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। और जिसका 7 से ज्यादा होता है वो क्या कहलाता है? क्षारीय कहलाता है। यहाँ पे 7 से अधिक क्या है? ये क्या कहलाएगा? 7 से ज्यादा जो है वो क्या कहलाएगा? वो क्षारीय कहलाएगा। क्षार का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? 7 से अधिक होता है। अब आगे देखिए, आगे क्या है कि उदासीनी
विलयन का पीएच मान कितना होता है? उदासीनी विलयन का पीएच मान कितना होता है? जो बीच में रहता है ना, वही क्या होता है? उदासीनी होता है। 25 नंबर में क्वेश्चन क्या है कि उदासीनी विलयन का पीएच मान कितना होता है? बताइए कितना होता है? अभी हम जस्ट बताएं कि 7 से नीचे जो है वो क्या है? एसिड है। क्या है? एसिड है। और 7 से ऊपर जो रहता है वो क्या होते हैं? बेस होते हैं। और यहाँ पे बीच में जो रहते हैं ये क्या होते हैं? उदासीनी होते हैं। उदासीनी होते हैं मतलब न्यूट्रल होते हैं। मतलब ये जो 7 है ये क्या है? उदासीनी विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। कितना होगा? 7 होगा। क्या होगा? 7 होगा। 25 का क्या कितना हो जाएगा? सी। उदासीनी विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। इतना बात याद रखिएगा। अब यहाँ पे आगे क्या है कि नीले लिटमस को अम्ल किस रंग में बदल देता है? नीले लिटमस को अम्ल किस रंग में बदल देता है? क्या है क्वेश्चन? 26 नंबर में क्वेश्चन क्या है कि नीले लिटमस को अम्ल किस रंग में क्या कर देता है? बदल देता है। किस रंग में बदल देता है? या नीला रंग में बदल देता है, या नीला रंग में बदल देता है, या लाल रंग में बदल देता है, या हरा, या पीला? बताइए किस रंग में क्या कर देता है कि नीले लिटमस पेपर को अम्ल किस रंग में बदल देता है? ये क्या करता है कि नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है? ये लाल कलर में क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है। अब यहाँ पे क्या है कि 27 नंबर में क्या है कि लाल लिटमस को क्षार किस रंग में बदल देता है? क्या है क्वेश्चन? क्या पूछ रहा है कि लाल लिटमस को क्षार किस रंग में परिवर्तित कर देता है? बताइए किस रंग में परिवर्तित कर देता है? नीला रंग में परिवर्तित कर देता है, या लाल रंग में, या पीला रंग में, या काला रंग में? किस रंग में परिवर्तित कर देता है? नीला रंग में क्या कर देता है कि लाल लिटमस को क्षार किस रंग में बदल देता है? नीला रंग में बदल देता है। अब यहाँ पे क्या है कि 28 नंबर में क्या है? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बताइए साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaOH होता है, या Cl होता है, या NaCl होता है, या H2SO4 होता है? बताइए इनमें से क्या होता है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र क्या होगा? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होगा कि NaCl होगा। क्या होगा? NaCl क्या है? ये साधारण नमक का क्या है? सूत्र है। अब आगे क्या है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? क्या है क्वेश्चन? क्या है कि 29 नंबर में बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? पहला में क्या है? Na2CO3 होता है, या NaHCO3 होता है, या NaCl होता है, या CaCO3 होता है? क्या है कि CaCO3 होता है। डी नंबर में CaCO3 होता है। ये किससे क्या होता है? बताइए बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा NaHCO3 हो जाएगा। 29 का बी हो जाएगा। 29 का बी। अब देखिए 30 में क्या है? 30 में क्या है कि खाने के नमक का मुख्य घटक क्या है? खाने का नमक का मुख्य घटक क्या है? सोडियम क्लोराइड है, या कैल्शियम कार्बोनेट है, या सोडियम हाइड्रोक्साइड है, या पोटेशियम क्लोराइड है? बताइए यहाँ पे क्या है? खाने की नमक का मुख्य घटक क्या है? मुख्य घटक बताइए क्या है? ये मुख्य घटक हो जाएगा क्या? सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुख्य घटक खाने की नमक का मुख्य घटक क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड। अब 31 नंबर में देखिए क्या है कि अम्ल और क्षार। क्या है? अम्ल और क्षार अभिक्रिया क्या कहती है? अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, या उदासीनी अभिक्रिया कहते हैं, या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं? जब अम्ल और क्षार दोनों मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये उदासीनी अभिक्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उदासीनी अभिक्रिया कहलाएगा। उदासीनी अभिक्रिया कहलाएगा। अब 32 में क्या है कि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके सामान्यतः कौन सी गैस देती है? धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके सामान्यतः कौन सी गैस देती है? पहला में क्या है? ऑक्सीजन। दूसरा में क्या है? हाइड्रोजन। तीसरा में क्या है? नाइट्रोजन। और 4 नंबर में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए जो धातु जो होता है ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करके सामान्यतः कौन सी गैस को क्या करती है? उत्पन्न करती है। ये गैस कौन सी गैस को उत्पन्न करती है? या हाइड्रोजन गैस को क्या करता है? उत्पन्न करता है। क्या करता है? हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न करता है। आप देखिए 33 नंबर में क्या है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु में कौन शामिल है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु में कौन शामिल है? सोना या चांदी, या पोटेशियम, या क्या होगा? तांबा। बताइए क्या है क्वेश्चन? फिर सुनिए क्वेश्चन क्या है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातुओं की कौन शामिल है?
सोना या चांदी या पोटेशियम या क्या होगा, तांबा। बताइए क्या आंसर होना चाहिए, क्या होगा कि पोटेशियम जो होता है ना ये अधिक क्रियाशील होती है। क्या होती है? धातु में सबसे अधिक क्या होती है? क्रियाशील धातु होती है। अब ये 34 नंबर में क्या है कि कमरे की तापमान पर कौन सी धातु द्रव्य में होती है? कमरे की तापमान पर कौन सी धातु द्रव्य होती है? कौन सी धातु द्रव्य होती है? तो लोहा होती है, पारा या तांबा या एल्युमिनियम। ये जो पारा जो है ना ये क्या करता है कि रूम की तापमान में क्या होता है, ये द्रव, ये धातु है लेकिन रूम की द्रव्य तापमान पर क्या होता है, ये द्रव्य अवस्था पे रहता है। क्या हो जाएगा? पारा हो जाएगा। 34 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 34 का बी। अब देखिए 35 में क्या है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? क्या है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है या 4 होती है? कितनी होती है? कार्बन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 4 होती है। कितनी होती है कार्बन की संयोजकता? 4 होती है। अब क्या है कि 36 नंबर में क्या है कि प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः पौधों के किस भाग में होता है? प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः पौधों के किस भाग में होता है? जड़ में होता है या तना में होता है या पत्ती में होता है या फूल में होता है? बताइए क्या होना चाहिए क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः पौधे के किस भाग में होता है? पत्ते में होता है या तना में होता है या फूल में होता है या जड़ में होता है? किस में होता है? कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है ना, ये प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? पत्तियों में होती है। किसमें होती है? पत्तियों में होती है। आपको हम बता देते हैं ये थोड़ा सा डायग्राम बताकर। ये जैसे ये मतलब मानिए ये क्या है? ये प्लांट है। मतलब ये समझ लीजिए ये क्या है? एक तरह का प्लांट है। मतलब ये समझ लीजिए एक तरह का ये क्या है? प्लांट है। ये क्या करता है कि जो प्लांट होता है ना ये अपना भोजन को कहाँ पे तैयार करता है? लीव्स में करता है। ये अपना भोजन को कहाँ पे तैयार करता है? पत्तियों पर तैयार करता है। देखिए यहाँ पे सनलाइट जो होता है, इन पे यहाँ जो सनलाइट होता है, ये सनलाइट क्या होता है कि यह जो पत्तियां होती है हरी होती हैं, इस पर क्या होते हैं? क्लोरोफिल मौजूद होते हैं। ये क्लोरोफिल क्या करती है कि इस सनलाइट को क्या करता है? अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। जब एब्जॉर्ब करता है तो सनलाइट क्या होता है? उनकी उपस्थिति में हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए कि जो जैसे हम फोटोसिंथेसिस का बात बताए कि फोटोसिंथेसिस में जब ये सब सारा प्रक्रिया आ जाता है तब ये क्या करता है? अपना भोजन को निर्माण कर देता है। देखिए यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले क्या होता है? वाटर लेता है। वाटर हो गया और उसके बाद क्या करता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। उसमें कौन कौन सी गैस उपस्थित होती है? सबसे पहले क्या होती है? सनलाइट उपस्थित होते हैं। सनलाइट को एब्जॉर्ब कौन करता है? सनलाइट को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है। कौन करता है? क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है। सनलाइट को कौन एब्जॉर्ब करता है? क्लोरोफिल। उसके बाद इसमें क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है। देखिए इसमें क्या होता है? जब केमिकल रिएक्शन होता है तब क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट बनाता है। क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बनाता है प्लस क्या करता है? ऑक्सीजन को रिलीज करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन को रिलीज करता है। जब तक क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी तब तक क्या करेगा कि ये ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करेगा। और क्या करता है? देखिए यहाँ पे क्या होता है? जमीन वगैरह में वाटर और मिनरल्स मौजूद होते हैं। ये क्या करते हैं? यहाँ से कोई ना कोई खींच कर पहुंचाता है। ये जो रूट के यहाँ पे एक ट्यूब होता है जिसको क्या कहा जाता है? जाइलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जाइलम कहा जाता है। और यहाँ पे पत्तियां से जो भोजन जब तैयार हो जाता है पूरे शरीर में फैलाना होता है तब ये क्या करता है? फ्लोएम के माध्यम से क्या करता है? अपने भोजन को पहुंचाता है। इतना बात याद रखिएगा। इससे अभी सवाल आएगा। देखिएगा क्या क्या सवाल आता है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया तो देखते हैं आगे क्या है। आगे क्या है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस की आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? प्रकाश संश्लेषण करने के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड या क्या होगा कि हाइड्रोजन? कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की क्या होती है? आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण करने के लिए क्या होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है। अब 38 नंबर में क्या है कि पौधे में भोजन का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? अभी जस्ट बताएं कि जिसमें क्या होता है कि पौधे जब भोजन अच्छी तरीके से अपना क्या करता है? तैयार कर लेता है तब क्या करता है कि वो भोजन को हर शरीर की हर पार्ट तक पहुंचना पड़ता है। या क्या होगा कि जाइलम होगा या फ्लोएम या मेरिस्टेम होगा या एपिडर्मिस होगा। क्या होगा कि अभी जस्ट हम बताए कि जो प्लांट होता है ना ये जब भोजन अच्छी तरीके से जब तैयार कर लेता है तब क्या करता है? फ्लोएम ऊतक के माध्यम से क्या करता है कि पौधे की हर एक भाग तक क्या करता है? उस भोजन को पहुंचा देता है। किसके माध्यम से? फ्लोएम के माध्यम से क्या करता है? ये अपना भोजन को हर एक हिस्से तक क्या करता है? पहुंचाता है। आप यहाँ पे 39 नंबर में क्या है कि पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? क्या होता है? फ्लोएम के द्वारा होता है या जाइलम के द्वारा होता है या मेरिस्टेम के द्वारा होता है या
पैरेनकाइमा के द्वारा होता है। नहीं, अभी बताए थे क्या, जो पानी, जो जमीन पर पानी मौजूद होता है, वाटर और मिनरल्स वगैरह मौजूद होते हैं, उसको क्या करता है कि जाइलम के माध्यम से पत्ती तक पहुंचाया जाता है, ताकि वहां तक क्या कर सके, वो अपना भोजन को तैयार कर सके। अब आगे देखिए, आगे क्या है। 40 नंबर में क्या है कि मनुष्य में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? मनुष्य में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? अमाशय से, या छोटी आंत से, या मुंह से, या बड़ी आंत से? कहाँ से होती है? मनुष्य में पाचन की शुरुआत क्या होती है? मुंह से होती है। हम क्या करती है, सबसे पहले भोजन को हम कहाँ लेते हैं? मुंह में लेते हैं। मुंह से क्या होता है कि भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। मुंह से क्या होता है? भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। अब 41 नंबर में क्या है कि मनुष्य में भोजन का अधिकांश अधिकांश पाचन का अवशोषण कहाँ होता है? मनुष्य में भोजन का अधिकांश पाचन और अवशोषण कहाँ होता है? मुंह में होता है, या अमाशय में होता है, या छोटी आंत में, या बड़ी आंत में होता है? कहाँ होता है बताइए? ये हो जाएगा कहाँ कि छोटी आंत में क्या होती है कि छोटी आंत में क्या होता है कि अधिकांश भोजन क्या हो जाता है, पच जाता है, इनका भी अवशोषण हो जाता है। क्या हो जाता है? अवशोषण हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 42 नंबर में क्या है कि रक्त को पंप करने वाला अंग कौन सा है? रक्त को पंप करने वाला अंग कौन सा है? फेफड़ा, या हृदय, या किडनी, या यकृत? क्या होगा कि हमारे मानव शरीर में जो रक्त होती है, उसको पंप कौन करता है? हृदय करता है, मतलब हार्ट करता है। उस ब्लड को पंप कौन करता है? हार्ट करता है। अब आगे देखिए, आगे क्या है। आगे क्या है कि आगे क्या है, मानव शरीर में रक्त का छानने का कार्य कौन करता है? मानव शरीर में रक्त को छानने का कार्य कौन करता है? हृदय, फेफड़ा, किडनी, या अमाशय? बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए कि मानव शरीर में रक्त को छानने का कार्य कौन करता है? रक्त को छानने का कार्य कौन करता है कि रक्त को छानने का कार्य किडनी करता है। कौन करता है? हमारी ब्लड को छानने का कार्य कौन करता है? किडनी करता है। कौन करता है? किडनी। आप देखिए 44 नंबर में क्या है कि मनुष्य में श्वसन के लिए मुख्य अंग कौन सा है? मनुष्य में श्वसन करने के लिए मुख्य अंग कौन सा है? हृदय है, फेफड़ा है, या किडनी, या यकृत? देखिए क्या है कि मनुष्य में जब आप सांस वगैरह लेते हैं, तो क्या होता है कि श्वसन की प्रक्रिया होती है। तब वो क्या होता है, आप जैसे गैस को लेते हैं तो अंदर कहाँ जाता है? फेफड़ा में जाता है ना। क्या हो जाएगा कि मनुष्य में श्वसन करने के लिए मुख्य अंग क्या हो जाएगा? फेफड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेफड़ा। 44 का क्या हो जाएगा? बी। आप 45 में देखिए, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? सेरिबेलम है, या सेरिबेरम है, या मेडुला है, या मेरुरज्जु है? कौन हो जाएगा कि मानव मस्तिष्क की सबसे बड़ा भाग किसे कहा जाता है? सेरिबेरम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सेरिबेरम को कहा जाता है। आप 45, आप 46 नंबर में देखिए, अनुवांशिकता। आनुवांशिकता की मूल इकाई क्या है? आनुवांशिकता की मूल इकाई क्या है? क्या होगा? आनुवांशिकता की मूल इकाई क्या होगा? जीन होगा। आनुवांशिकता की मूल इकाई क्या होगा? जीन। कोशिका नहीं, उत्तक नहीं, अंग भी नहीं होगा। क्या होगा? आनुवांशिकता की मूल इकाई जीन होगा। आप यहाँ पे क्या है कि 47 नंबर में देखिए, 47 नंबर में क्या है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, या डी न्यूक्लिक एसिड, या डीऑक्सी नाइट्रिक एसिड, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा कि डीएनए का जो पूरा नाम होता है, क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगा। अब आगे देखिए, 48 नंबर में क्या है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण मुख्यतः किस गुणसूत्रों से संबंधित है? क्या है कि क्वेश्चन, मनुष्य में लिंग निर्धारण मुख्यतः किस गुणसूत्रों से संबंधित है? क्या एक्स और वाई है, या ए और बी है, या एम और एन है, या पी और क्यू है? क्या होगा कि जो मनुष्य लिंग निर्धारण होता है ना, उसका मुख्य गुणसूत्र क्या होता है? एक्स और वाई होता है। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए क्या है कि 49 नंबर में क्या है कि पारितंत्र, मतलब इकोसिस्टम। पारितंत्र में हरे पौधे को क्या कहा जाता है? पारितंत्र में हरे पौधे को क्या कहा जाता है? मतलब इकोसिस्टम में हरे पौधे को क्या कहा जाता है? देखिए पहला ऑप्शन क्या है कि उपभोक्ता कहा जाता है, या अपघटन कहा जाता है, या उत्पादक कहा जाता है, या परजीवी कहा जाता है? इकोसिस्टम में हरे पौधे को क्या कहा जाता है? हरे पौधे को कहा जाता है उत्पादक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्पादक। सी नंबर सही हो जाएगा। अब 50 नंबर में देखिए, पहले 50 नंबर का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्या है कि ओजोन परत हमें किससे
बचाती है, हमें किससे बचाती है? क्या है? देखिए 50 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि ओजोन परत हमें ओजोन परत हमें ओजोन परत हमें किससे बचाती है? ओजोन परत हमें किससे बचाती है? या आवर्त किरणों से, या पराबैंगनी किरणों से, या रेडियो किरणों से, या ध्वनि किरणों से? क्या बताइए पराबैंगनी किरणों से क्या करता है? क्या यही पराबैंगनी किरणों से बचाता है? ने क्या बताया किससे बचाता है? पराबैंगनी किरणों से हमें क्या करता है? ओजोन परत हमें बचाती है। क्या करता है कि ओजोन जो परत होती है हमें किससे बचाती है? ये हमें पराबैंगनी किरणों से हमें क्या करता है? ये बचाता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो ये हो गया आपका 50 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। तो विद्यार्थियों आज के इस वीडियो में हमने क्लास 10th साइंस के 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ क्या करें? शेयर करें। ऐसे ही साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यूएस और बिहार बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन तैयारी के लिए हमारे चैनल मुस्तफिज साइंस क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं कि इन 50 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न क्या हुए सही हुए। और मिलते हैं अगली वीडियो में एक महत्वपूर्ण और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और अपने सपने को पूरा करते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।